तो बैंकिंग ज्ञान केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन है, एमसीक्यू सेशन है ऑन एक्सपेक्टेड जनरल बैंकिंग इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। ठीक, तो जनरल बैंकिंग के ये क्वेश्चंस हैं और इसी के साथ ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे या अगर वन वर्ड के भी क्वेश्चंस हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर्स का रिप्लाई जरूर करेंगे और कुछ रिकॉल्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनकी आने की संभावनाएं फिर से बन सकती हैं, तो डेटा उस बेसिस पे रहेगा। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जनरल हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक चीज यहाँ मैं ऐड करना चाहती हूँ, अभी तक मैं काफी सारे सेशंस ले चुकी हूँ। मैं देखती हूँ कि जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है तो हाँ, कुछ कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट कर देते हैं मीटिंग को। बट मुझे ऐसा लगता है शायद से जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो पार्टिसिपेंट्स चले जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। सर काफी मेहनत करके ये क्वेश्चंस का एक क्लब पूरा बनाते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो सेशन को लास्ट तक देखें। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम आज नहीं है, आज आप सीख जाएंगे, इसलिए लास्ट तक सेशन कंप्लीट करें। बाकी आप सभी लोगों को मुझसे ज्यादा नॉलेज है, तो आप लोग ज्यादा सब चीज जानते हैं, ये चीज मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ कह रही हूँ। बट एक चीज जो मुझे लगी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो इसलिए मैंने ये कह दी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जुड़े रहें। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप ही लोगों के लिए हैं। और एक अगर कुछ न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आप लोगों को आंसर चैट सेक्शन में देना है, ताकि अगर आप लोग अनम्यूट कर लेते हैं तो कुछ पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम होने लगती है, डिस्टरबेंस होता है। और अगर कुछ डाउट भी है तो आप लोग चैट सेक्शन में बिल्कुल पूछें, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट्स क्लियर करूं मैं। अगर नहीं हो पाते हैं, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हमारा डाउट सेशन भी रहता है जहां पर सर आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। तो अब पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आने लगे हैं तो एक बार मैं देख लेती हूँ। जी अजय कुमार जी, अजय सर नमस्कार, आप न्यू हैं इसमें। हाँ, देखिए आपको जो ये कंसल्टेंसी करनी है आप सर से कर सकते हैं, सर आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बता देंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे ऐप के थ्रू आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो सर की भी क्लास रहेगी, तो सर के थ्रू आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश सर नमस्कार, हेलो। हेलो अजय सर, तुनेश्वर जी गुड इवनिंग। तो सेशन अगर स्टार्ट हम कर दें तो आप लोग की तरफ से मैं चैट सेक्शन में एक बार यस हाँ चाहती हूँ रिप्लाई में, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। गुड इवनिंग अनिल कुमार जी। ओके, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डे NULM नो मार्जिन मनी शुड बी टेकन फॉर अ लोन अप टू। डे NULM के केस में कोई भी मार्जिन मनी नहीं लिया जाएगा कितने लोन तक? बताइए क्या होना चाहिए आंसर। नमस्ते सोमदत्त जी, नमस्कार। सुमित जी का आंसर आया है 50,000, नीरज जी 5 लाख, अजय जी 50,000, सोमदत्त जी 10 लाख। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है लेकिन 4 ऑप्शन आ चुके हैं। तो अब बताइए कि ये इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा या फिर आंसर कुछ और होगा। जेश सर कह रहे हैं 50,000, विक्रम जी 50,000, जितेंद्र जी 2 लाख, राजेश जी 1 लाख। 1 लाख ही है, 1 2 3 4 5, अच्छा 10 लाख, ठीक है। 10 लाख, अनिल कुमार जी 10 लाख, तुनेश्वर जी 10 लाख। ठीक, तो आज श्रीदेवी जी नहीं है क्या? श्रीदेवी जी को देखना पड़ेगा शायद, श्रीदेवी जी के आंसर्स नहीं आ रहे हैं। इनकी 50,000 में, ठीक है। तो
सेशन को स्टार्ट कर दिया है हमने और क्वेश्चन हमने पहला देख लिया है। अब आपका आंसर करेक्ट है या नहीं ये भी देख लेते हैं। तो आंसर, करेक्ट आंसर है 50,000 रुपीज। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? मार्जिन मनी नहीं रहेगा, लोन अप टू 50,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डे NULM फॉर लोन मोर देन ₹50,000 प्रेफरेबली हाउ मच शुड बी टेकन एज मार्जिन मनी and it should in no case be more than how much of the project cost? बताइए क्या होना चाहिए आंसर। जनरल 10, SC/ST 5, 1 लाख, 2,50,000, 1 लाख। ठीक है, करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है 5% एंड 10%। डे NULM के केस में जो लोन है मोर देन 50%, प्रेफरेबली 5% मार्जिन मनी लिया जाएगा और एंड इट शुड इन नो केस बी मोर देन 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। Sorry. Which of the following is incorrect regarding PMEGP? ठीक, तो इसमें ऑप्शंस होने चाहिए तब शायद क्लियर हो सकता है, बट आप लोग बताइए क्या होना चाहिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिगार्डिंग PMEGP? क्या आपको कोई ऐसी कंडीशन पता है जो PMEGP के रिगार्डिंग गलत हो या ऐसा नहीं होता हो PMEGP के केस में? कोई एक ऐसी कंडीशन? एक आंसर आया है यहाँ पर, सब्सिडी नहीं प्रोवाइड की जाती। ऑप्शन नहीं है कि सर इसमें, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी और अपने अकॉर्डिंग आंसर बताने होंगे। ऑप्शंस के भी सेशन रहते हैं बट आज नहीं है। CGTM, ओके ओके ठीक है, हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। बेनिफिशियरी शुड बी बिलो पॉवर्टी लाइन, ये इनकरेक्ट है रिगार्डिंग PMEGP। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ईज? ईज से आप क्या समझते हैं? EASE, ईज। इजी टू बिजनेस, एनहेंसेस एक्सेस सर्विसेज एक्सीलेंस। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। एक आंसर यहाँ पर एनहेंसेस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, दो आंसर यहाँ पर आए हैं जो सेम है। जितेंद्र सर का भी आया है एनहेंस। श्रीदेवी जी आ चुकी हैं। श्रीदेवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आते से ही उन्होंने आंसर दे दिया है, एनहेंस एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस। राजेश सर आज आप क्यों नो कह रहे हैं आंसर में, आप भी बताइए। क्या हो सकता है आंसर? आपके तो सभी आंसर करेक्ट रहते हैं। हेलो श्रीदेवी जी, हेलो। सेम, अच्छा ओके ठीक। देखते हैं हम करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ये है ईज का फुल फॉर्म। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोन टू आर्टिसन एंड विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री विल बी क्लासिफाइड एज
वीकर सेक्शन इफ लोन इज अप टू। देखो यहां पर पूछा गया है, ये जो आर्टिसंस या विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उन्हें जो लोन दिया जा रहा है, तो कितना लोन को वीकर सेक्शन क्लासिफाइड किया जाएगा, कितने लिमिट तक? लोन अप टू हाउ मच विल बी क्लासिफाइड एज वीकर सेक्शन? 2 लाख, ओके। 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 1 लाख, ओके। ठीक, हम करेक्ट आंसर देखते हैं और करेक्ट आंसर है 1 लाख। 1 लाख तक के लोन को वीकर सेक्शन की तरफ क्लासिफाइड किया जाएगा, कहां पर? आर्टिसन और विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ खरीफ क्रॉप इन केस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? इंश्योरेंस प्रीमियम खरीफ क्रॉप के लिए कितना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत? टू परसेंट, 2%। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम 2%, आफ्टर 6 मंथ 2%, 1.5%, पर सम ऑफ आई, 2 पर ऑफ समय। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर है 2% ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर पढ़ो परदेश योजना इंटरेस्ट सब्सिडी अमाउंटिंग टू रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड ड्यूरिंग moratorium period for education abroad will be given by government if annual income of parents is up to 6 लाख। राजीव सर का आंसर आया है 6 लाख, 4.5 लाख, 8 लाख। अजय सर का आया है 6 लाख। ठीक है, दो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों के अनुसार, एक 6 लाख और एक 4.5 लाख। अब आप लोग बताइए 100% श्योरिटी कौन से आंसर पर होनी चाहिए? 6 लाख या 4.5 लाख? ठीक है, करेक्ट आंसर हम देखते हैं पहले। करेक्ट आंसर है 6 लाख पर एनम। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सेकेंड लोन अंडर PMEGP maximum cost of the project unit admissible under manufacturing sector for upgradation is how much, and the maximum subsidy would be rupees 15 lakh, rupees 20 lakh for NER and हिल स्टेट्स, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स। 1 करोड़, ओके। आप सभी का आंसर आ रहा है 1 करोड़। ठीक है, करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है 1 करोड़। जो सेकेंड लोन है PMEGP के तहत, उसमें जो मैक्सिमम कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट या यूनिट एडमिसिबल की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर अपग्रेडेशन, वो 1 करोड़ होगी। और मैक्सिमम सब्सिडी 15 लाख होगी, जिसमें 20 लाख रुपए NER और हिल स्टेट्स के लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर operational guidelines issued by NABARD SHGs may be sanctioned savings linked loans by banks varying from a saving to loan ratio of 1:1:2। ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो नाबार्ड एसएचजी ने इशू किए हैं, ये सैंक्शन करेंगे सेविंग लिंक्ड लोन्स बाय बैंक, जो वेरी करेगा सेविंग लोन रेशो 1:1 टू हाउ मच?
1:5, 1:4, 1:5। ठीक है, करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है 1:4। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A doubtful account will be classified as D1 if it is doubtful up to। doubtful account को D1 क्लासिफाई कर दिया जाएगा अगर ये doubtful है up to how much? 1 year, okay, 1 year, 3 year, 1 year, 12 month, 12 month substandard, okay, above 1 year। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है 1 year। ठीक, करेक्ट है आप सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारफेजी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। सारफेजी एक्ट कब एप्लीकेबल नहीं होता है? एग्रीकल्चर में, ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल लैंड बिलो 1 लाख, लोन बिलो 1, एग्रीकल्चरल लैंड, आउटस्टैंडिंग, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में। ठीक ठीक, लगभग सभी के ऑप्शंस जो हैं वो सही आ रहे हैं। 80% पेड होता है इसमें। बोरोवर हैज रीपेड, ठीक है, एक सेकेंड। दो आंसर यहाँ पर आए थे, एक राहुल सर का आया है, राहुल कुमार सर का 80% पेड, और प्रिय झा जी का 80% पेड। ओके, देखिए आंसर देखिए, बोरोवर हैज रीपेड 80% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर सारफेजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप लोग जो कुछ ऑप्शंस बता रहे थे वो शायद से कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, बट मेन जो हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि सारफेजी नहीं होगा। हाँ जी सुमित जी, ऑल आंसर आर करेक्ट, बाकी भी सही है। लेकिन एक अगर हम समराइज करके आंसर निकालना चाहें तो ये आएगा, जिस भी बोरोवर ने 80% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड कर दिया है उन पर सारफेजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a cash credit or overdraft account will be classified as NPA if the account remains out of order। बताइए क्या होना चाहिए? 90 डेज अबव, ओके, 90 डेज, 90 डेज, 90 डेज। ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं। तो आंसर काफी बड़ा है, आंसर को समझना पड़ेगा। तो आंसर को हम पहले समझ लेते हैं। इन केसेस, पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया था कि कैश क्रेडिट या जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है इसे एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाएगा अगर अमाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहता है। कब तक? तो आप सभी का आंसर आया था 90 डेज। देखिए, जहां पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट में लेस देन दी सैंक्शन लिमिट है या फिर ड्रॉइंग पावर से कम है, बट कोई भी क्रेडिट्स कंटिन्यूअसली नहीं हुए हैं 90 दिन तक एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, या फिर क्रेडिट इतना नहीं है कि इंटरेस्ट जो डेबिट किया गया था सेम पीरियड में उसे कवर कर सके, तो इन अकाउंट्स को हम आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? मोर देन 90 डेज, जी शेखर जी, मोर देन 90 डेज। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर विच एफसीएनआर अकाउंट कैन बी ओपन? बताइएगा क्या होना चाहिए आंसर।
ठीक है, आप सभी के आंसर आ चुके हैं। और अगर हम आंसर देखें तो 1 ईयर टू 3, आप सभी का आंसर आ रहा है 1 ईयर, 12 मंथ, 1 to 3 ईयर। ठीक है, 1 ईयर होगा जो मिनिमम पीरियड होगा फॉर विच एफसीएनआर अकाउंट कैन बी ओपन, ये है 1 ईयर का मिनिमम पीरियड पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मॉर्टगेज विच इज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स इज कॉल्ड। मॉर्टगेज जो क्रिएट किया जाता है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के द्वारा, इसे क्या कहा जाता है? इक्विटेबल मॉर्टगेज, इक्विटेबल, इक्विटेबल, ओके, ठीक है। इक्विटेबल मॉर्टगेज कहा जाता है इसे। इट इज रजिस्टर्ड विद CERSAI विद इन 30 days ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। CERSI के साथ ये रजिस्टर्ड किया जाता है 30 दिन के अंतर्गत। और ये 30 दिन कौन से होंगे? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के देखते हुए। तो ये होता है इक्विटेबल मॉर्टगेज, जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन अगेंस्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन जब दिया जाता है तो बेसिस क्या होगा? सरेंडर वैल्यू। ओके, सभी ने आंसर दिया है सरेंडर वैल्यू। ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है सरेंडर वैल्यू। लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सरेंडर वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिडेंट individual can make investment under sovereign gold bond scheme with a maximum of। यहाँ पूछा गया है जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो इन्वेस्टमेंट बनाएगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत, जिसमें मैक्सिमम कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे गोल्ड का भी अमाउंट बता रहे हैं, वेट 4 kg, 4 ग्राम, और एक आंसर आ रहा है 20 लाख। सेवेंटी 75%। अच्छा, ठीक है, 4 kg। करेक्ट आंसर हम देखते हैं, अप टू 4 किलोग्राम इन अ फिजिकल ईयर। सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में 4 किलोग्राम जो मैक्सिमम है वो 4 kg है इन अ फिजिकल ईयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum amount of loan that can be granted to micro and small enterprise for guarantee cover under CGSMSE? मैक्सिमम अमाउंट लोन का कितना होगा जो ग्रांट किया जाएगा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को गारंटी कवर के तहत? किसके अंडर? CGSMSE। 2 करोड़ रुपीज। आप सभी का आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ₹200 लाख, जिसमें 50 लाख आरआरबी के लिए होगा, आरआरबी और स्मॉल बैंक्स के लिए होगा। ठीक, तो सेम ही है, किसी ने 2 करोड़ बोला है और यहाँ पे लिखा हुआ है 200 लाख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। If a borrower defaults, if payment of a loan, bank would ask guarantor to make payment of the loan। देखिए क्वेश्चन को समझिए। जब इतने बड़े क्वेश्चन आए तो पूरा क्वेश्चन रीड ना करते हुए एक बार ऐसे रीड करके जहां जहां पर सेंटेंस कंप्लीट हुआ है वहां तक समझने की कोशिश करें। यहाँ पर पूछा गया है, अगर बोरोवर जो है डिफॉल्ट होता है या हो जाता है, अगर जो पेमेंट है लोन का बैंक गारंटर से आज बोलता है कि यहाँ पर बैंक गारंटर से कह रहा है कि पेमेंट गारंटर कर दे लोन का। If guarantor makes full payment of guaranteed loan on default by borrower, guarantor will be entitled to all rights and remedies available to bank as creditor। अब अगर गारंटर ने पूरा लोन पे कर दिया है, डिफॉल्टर जितना भी अमाउंट था,
तो यहाँ पर बोला गया है कि गारंटर को सारे राइट्स मिल जाएंगे और रेमेडीज भी अवेलेबल हो जाएंगी टू बैंक एज क्रेडिटर। दिस राइट ऑफ गारंटर इज कॉल्ड, तो ये राइट क्या कहलाता है गारंटर का? राइट ऑफ सब्रोगेशन। ओके, तो करेक्ट आंसर है राइट ऑफ सब्रोगेशन। सभी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वॉज पास्ड इन, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास हुआ था? 1976। ठीक है, करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है 1963। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड इन 1963। ये 1976 मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप ऐसे रिलेट कर रहे हैं, ये जो 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल वाला और फिर कुछ एक्ट आया था उसके तहत, इस वजह से शायद 1976 आप सभी का आंसर जा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा वो अमेंड हुआ था, हाँ ये मेन चीज वही है, अमेंड हुआ था फिर लैंग्वेजेस ऐड होती गई थी, इस वजह से ये डिफरेंशिएशन आ रहा है। लेकिन जो पास हुआ था 1963 में हुआ था, 1963। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैंक विल फाइन फाइल क्लेम विथ डीआरटी एंड नॉट विथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इफ द क्लेम आउटस्टैंडिंग इज। बैंक जो है वो क्लेम करेगा डीआरटी, वो फाइल क्लेम करेगा डीआरटी के साथ, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ, अगर क्लेम कितना आउटस्टैंडिंग है, मोर देन 20 लाख। ओके, 20 लाख, 20 लाख, अबव 20 लाख। 50 लाख, 20 लाख, 20 लाख। ओके, ठीक है, करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है ₹20 लाख और अबव। इस केस में डीआरटी के साथ बैंक फाइल करेगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ, अगर क्लेम 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एज पर PMFBY विच आर द रिस्क कवर्ड? नेचुरल कैलेमिटी। ओके, देखिए आंसर देखते हैं, शायद यहाँ क्वेश्चन को नहीं कैच कर पा रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर पूछा गया था PMFBY के तहत रिस्क कौन सी कवर्ड होंगी। अगर ऑप्शन होता तो आप लोग आंसर कर देते। ठीक, जैसे कि एक आंसर यहाँ पर प्रिय झा जी ने दिया है, नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल डिजास्टर। सोमदत्त जी ने दिया है आंसर। ठीक, देखिए, लॉस टू क्रॉप ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, पेस्ट अटैच, बट वॉर रिस्क एंड न्यूक्लियर रिस्क नॉट कवर्ड। दोनों ही क्वेश्चन अगर दो तरीके से आते हैं तो दोनों के आंसर यहाँ पर। सबसे पहले कहा गया है अगर फसल को नुकसान होता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, जैसे कि बाढ़ है, सूखा पड़ता है, ड्रॉट है, पेस्ट अटैक होगा, ये पेस्ट अटैक होता है, लेकिन इसमें वॉर रिस्क और न्यूक्लियर रिस्क कवर्ड नहीं है। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन का आंसर? नेचुरल कैलेमिटी में वॉर रिस्क और न्यूक्लियर रिस्क नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फुल फॉर्म ऑफ भीम, भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस मनी, भारत इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी, फॉर मनी होना चाहिए क्या?
देखिए करेक्ट आंसर देखिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो शेखर जी का यहाँ पर सही है आंसर, और सोमदत्त जी का भारत इंटरफेस फॉर मनी होगा ये। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? ये फॉर जो है ना, आपको अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन दे दें भारत इंटरफेस मनी, और दूसरा दे दें भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो यहाँ पर 90% आंसर आ रहे हैं भारत इंटरफेस मनी। इसलिए थोड़ा सा ये फॉर ऑफ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो या पता हो आप लोगों को, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, रीड करने की कोशिश कीजिएगा, और आंसर इसका वन वर्ड में ही होगा लगभग। बैंक शुड नॉट ओपन current accounts of which entities which enjoy credit facilities fund based or non fund based from the banking system without especially obtaining a no objection certificate from the lending banks. बैंक यहाँ पर करंट अकाउंट ओपन नहीं करेगा जिसकी और विच एंटिटीज, कौन सी एंटिटीज होंगी इसमें, जिसमें क्रेडिट फैसिलिटीज बैंकिंग सिस्टम के थ्रू एंजॉय की जाएंगी बिना किसी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किए हुए फ्रॉम द लेंडिंग बैंक्स। हाउएवर बैंक में ओपन करेंट अकाउंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, लेकिन बैंक ओपन करंट अकाउंट ओपन कर सकता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का in case no response is received from the existing bankers after a minimum waiting period of how much? 7 days, 30 days. ओके, तो लगभग सभी लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं। 1 वीक, 30 डेज, 7 डेज, 15 डेज, 15 to 37, तो 4 ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास। अब एक ऑप्शन आंसर सही होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक, करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है अ फोर्टनाइट, मतलब कि 14 डेज का ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर ओपनिंग करेंट अकाउंट ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बैंक शुड वेरीफाई फ्रॉम द डेटा अवेलेबल इन हाउ मच database whether the customer is availing of credit facility from another bank. अब बताइए क्या होना चाहिए आंसर? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का करंट अकाउंट ओपन करने से पहले बैंक वेरीफाई कर ले डेटा को जो अवेलेबल है डेटाबेस में, वेदर कस्टमर क्रेडिट फैसिलिटी किसी और बैंक से अवेल तो नहीं कर रहा है। ठीक, आंसर देखते हैं। आंसर है CRILC, डेटाबेस को चेक किया जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ GPRS इन UPI। GPRS का फुल फॉर्म? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ओके। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस NPCI।
ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है जीपीआरएस का? आप सभी का आंसर आ चुका है, ग्रॉस पेमेंट रिसीव्ड सिस्टम। और अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, शायद नहीं देख पाए। देखिए, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, यूपीआई में जीपीआरएस, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ P2F इन क्लियरिंग। क्लियरिंग में P2F का फुल फॉर्म क्या होगा? पेपर टू फॉलो। राहुल सर का मैसेज यहाँ पर रिप्लाई आया है, पेपर टू फॉलो होना चाहिए। ओके, तुमदत्त जी कह रहे हैं पेपर टू फॉलो। ठीक है, देखिए हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है पेपर टू फॉलो। पेपर टू फॉलो यूजुअली कब आता है? जब चेक क्लियरिंग होता है, वाइल क्लियरिंग द चेक इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू सीटीएस। जब हम चेक को इलेक्ट्रॉनिकली क्लियर करते हैं सीटीएस के थ्रू, तब पेपर टू फॉलो यूजुअली आता है। इसका मतलब है कि जो स्कैन इमेज है वो रिस्पेक्टिव बैंक को भेज दी गई है जिसका चेक है, और अभी उनको फिजिकल चेक चाहिए है क्लियरिंग के लिए। तो ये होता है P2F इन क्लियरिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ LOU। क्या फुल फॉर्म होगा LOU का? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, सभी का आंसर सही है, LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जनरल क्वेश्चन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर ऑफ डिजिट्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होता है? 12 और 9? 12, आई थिंक 12 होना चाहिए, लेकिन उदित जी कह रहे हैं 9 होना चाहिए। नितिन जी ने भी 9 कहा है, देखते हैं कौन है सही। तो ना 12 होगा ना 9 होगा, 10 होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आना भी जरूरी है। लगभग ये शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन है जिसमें गलत गए हैं ऑप्शन सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट कितनी है वर्मी कंपोस्ट के लिए विथ मिल्च एनिमल यूनिट? $1,50,000। सॉरी, देखिए करेक्ट आंसर देखते हैं, 25,200। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ OTM। कल ATM का फुल फॉर्म पूछा था, आज OTM का फुल फॉर्म पूछा है। कल नहीं, परसों पूछा था। अच्छा, आप सभी से, कल तो होली थी, सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। ये पढ़ाई के दौर में मतलब इतने सेशंस रहते हैं कि त्योहार भी हम लोग भूल ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी प्रिपरेशन जरूरी है। लेट होली, जी जी सर। ठीक, फुल फॉर्म देखते हैं OTM का। तो OTM का फुल फॉर्म है वन टाइम मैंडेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन।
MT754 is a special Swift message type that is sent by the paying, accepting, or negotiating bank or the bank incurring a deferred payment undertaking to the issuing bank. पेइंग बैंक, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन 1 दिया गया। आई थिंक इसमें ना क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया गया, ऑप्शन 1 शायद लिख दिया है या क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, मैं सर से डिस्कस कर लूंगी एक बार। क्वेश्चन नंबर 31। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ असिस्टेंस अंडर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम? किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत असिस्टेंस अमाउंट कितना है? 6,000 इन अ ईयर, ठीक है। 6,000, 6,000, 10,000। करेक्ट आंसर है 6,000 पर एनम, जो 3 इंटरवल्स में दिया जाएगा। 2,000 पर ओकेशन, तो 2,000, 2,000, 2,000 ऐसे करके 6,000 रुपीज दिया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर आरबीआई, आरबीआई के तहत एज अ प्रूडेंट ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर, प्रूडेंट ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर में employees posted in sensitive positions or areas of operations, employees अगर sensitive positions या areas of operations में पोस्ट किए गए हैं, जैसे ट्रेजरी, करेंसी चेक्स, रिस्क मॉडलिंग, मॉडल वैलिडेशन एक्सेट्रा, तो ये मैंडेटरी लीव पॉलिसी में कवर्ड किया जाएगा, जहां पर ऐसे एम्प्लॉयज को कंपल्सरीली लीव दी जाएगी फ्यू डेज की, सेज डैश इन अ सिंगल, एक सेकेंड, सिंगल स्पेल एवरी ईयर ड्यूरिंग देयर पोस्टिंग इन सच एरियाज। अभी सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। 7 days इन आवर बैंक, अच्छा 10 days, ओके। करेक्ट आंसर हम देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है 10 वर्किंग डेज। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a borrower has CIBIL score of 700 to 749, in which grade it will be classified? अगर सिविल स्कोर 700 से 749 तक है तो कौन से ग्रेड में इन्हें क्लासिफाई किया जाएगा? वेरी गुड, गुड, अच्छा, ओके, देखते हैं। गुड, 750 एंड अबव, एक्सीलेंट, ठीक। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन से पहले कुछ और ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ पे चारों दिए गए हैं, 4 नहीं 5 है, हम पांचों को पढ़ लेते हैं। गुड या एक्सीलेंट, देखो 750 तक गुड, 750 अबव एक्सीलेंट। बिलो से स्टार्ट करते हैं। 550 या 550 से कम है तो बिलो बेड, 550 से 649 तक है तो पुअर, 650 से 699 तक है तो फेयर, 700 से 749 तक है तो गुड, और 750 और 750 से अबव है तो एक्सीलेंट। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिकॉर्ड ऑफ डेटा जनरेटेड, image or sound stored, received or sent in electronic form or microfilm or computer generated microfilm and shall include floppies, dates, tapes, hard disk, compact disk, etc. are called electronic data, digital data.
बताइए क्या होना चाहिए आंसर। इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ठीक, ई रिकॉर्ड जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। As per foreign trade policy for 2015-20, an exporter of jewelry will be classified as three-star exporter if export performance FOB for during current and previous 2 years is। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर बताइए। नो आइडिया, ओके। मिनिमम यूएसडी 100 मिलियन होगा इसमें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। As per foreign trade policy 2015 to 20, what is the target for increasing exports? ये जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ रिकॉल्ड क्वेश्चंस भी हैं, उस बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा एक गो थ्रू कर लीजिए, आने की पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो और इन्हें याद ही करना है, तो ज्यादा परेशान ना हुए आप क्वेश्चन को देख के। बस ये पूछा गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 तक टारगेट क्या था एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने का। तो जो पॉलिसी है उसने टारगेट सेट किया था इंडियाज एक्सपोर्ट्स को गुड्स और सर्विसेज में डबल करने का, 465 बिलियन से मतलब 900 बिलियन पे लाना। और जो इंडियन शेयर है वर्ल्ड एक्सपोर्ट का, वो करेंट 2% से 3.5% पर लेकर आना ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। तो दो डेटा याद रख लीजिए, एक डबल करने की जो बात की तो 465 से 900, और 2% से वर्ल्ड एक्सपोर्ट शेयर में 3.5% पर ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक, 900 बिलियन, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं। उत्तर प्रदेश कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। उत्तर प्रदेश कौन से क्षेत्र में आता है ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के तहत। हिंदी उर्दू, ओके, रीजन ए में आता है। देखिए ये क्षेत्र है, क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया जैसे कि हम जानते हैं, और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश रीजन ए में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंडर विच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी 100% ऑफ द लेटर्स रिसीव्ड इन हिंदी शुड बी रिप्लाइड इन हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के कौन से रूल के तहत 100% लेटर्स हिंदी में जो रिसीव्ड हुए हैं वो हिंदी में ही रिप्लाई किए जाएंगे। OLP, ठीक है, आंसर देख लेते हैं, परेशान कोई भी ना हो। एज पर रूल 5 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स क्या होता है। किसी को पता है टोबिन टैक्स क्या होता है, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। टोबेको, स्पोर्ट स्पॉट करेंसी में लगाते हैं, ओके। ठीक है, आंसर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आप लोग एटलीस्ट रिप्लाई करते हैं। टोबिन टैक्स जो है वो प्रोपोज्ड टैक्स है शॉर्ट टर्म करेंसी ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक, क्लियर हुआ सभी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पीरियड कितना होता है? फाइव ईयर। ठीक है, करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, 5 ईयर आपका कहना है। यहाँ पर ऑप्शन के तहत है, देखिए यहाँ डेट जो 5 ईयर आपका जो आ रहा है लगभग 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन जो आगे आएंगे उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पूछ लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैकिंग क्रेडिट और प्रेशिपमेंट क्रेडिट इज गिवन फॉर हाउ मच पीरियड? कितने पीरियड के लिए दिया जाता है? 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, आज जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि पार्टिसिपेंट्स जुड़े रहे, तो पार्टिसिपेंट्स तो पूरे हैं, बट स्टार्टिंग में जिनके आंसर्स आ रहे थे अब उनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, कुछ आंसर्स आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सबका कहना है मैडम अब सेशन को समाप्त करिए, बहुत क्वेश्चंस हो चुके हैं। हाँ जी सुमित जी, ये क्वेश्चन सभी प्रमोशंस एग्जाम्स में आएंगे, जनरल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था। ठीक है, देखिए कुछ शायद 50 क्वेश्चंस थे, लगभग 42 हो गए, 8 क्वेश्चंस और बचे हैं, सेशन कंप्लीट होने वाला है। बस थोड़ा सा आप ध्यान से, थोड़ी सी धैर्य और बनाए रखिएगा। बस कंप्लीट, मैं बहुत जल्दी सेशन को कंप्लीट करूंगी, और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करूंगी, याद भी हो जाएगा आप सभी को। देखिए, तो जो पैकिंग क्रेडिट या प्रेशिपमेंट क्रेडिट है वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्टर के बेसिस पर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई वी डू नॉट सैंक्शन लोन फॉर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के लिए हम लोन सैंक्शन क्यों नहीं करते हैं? तो जो अनरजिस्टर्ड, ठीक है, उन्हें स्यू नहीं कर सकते। ओके, तो जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो सूट फाइल नहीं कर सकते इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकवर इट्स ड्यूज, इसलिए इन्हें हम लोन नहीं सैंक्शन करते हैं। देयर आर हाई रिस्क नॉट लीगल सेक्शन, नॉट लीगल एक्शन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर नॉट रिटर्निंग द रिकवरी अमाउंट टू CGTMSE बियॉन्ड 30 days? पेनाल्टी क्या होगी अगर रिकवरी अमाउंट रिटर्न नहीं करते हैं CGTMSE में बियॉन्ड 30 days? बताना चाहेंगे आप लोग? एट द रेट FD इंटरेस्ट। ओके, बैंक रेट प्लस 4%, मतलब कि अगर रिकवरी अमाउंट CGTMSE में बियॉन्ड 30 days रिटर्न नहीं की जाती है तो बैंक रेट प्लस 4% पेनाल्टी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अकाउंट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी which document is not required as per KYC norms power of attorney for persons authorized to operate the account? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा KYC नॉर्म्स पावर ऑफ अटर्नी फॉर पर्संस ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट के तहत? तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड नहीं होगा KYC नॉर्म्स के तहत। जो पावर ऑफ अटर्नी है, पर्संस जो ऑथराइज्ड हैं ऑपरेट करने के लिए अकाउंट को, टू ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट। नॉर्मली account payee check should be credited to account or payee only. However, in case a check is in the name of member of cooperative society, it can be collected in the account of society if the amount of check is approved. जो
नॉर्मली अकाउंट पे चेक जो है वो क्रेडिटेड होगा अकाउंट, किसके अकाउंट में, पेई के ही अकाउंट में। हाउएवर अगर चेक कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेम पर है तो इसे कलेक्ट किया जाएगा सोसाइटी के इसमें, अकाउंट ऑफ सोसाइटी में। अगर अमाउंट ऑफ चेक कितना होगा तो इसका आंसर है 50,000। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? हाँ, इसका आंसर 50,000 है। 50,000 पे नाम पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A locker has been hired in the name of two persons. The locker will be operated jointly. How many nominees can be allowed in this account? No nominee, two. Okay. Nominees can be one or more than one. ठीक, एक या एक से ज्यादा नॉमिनी यहाँ पर हो सकते हैं, नॉमिनीज। ओके, नॉमिनीज होंगे यहाँ पे एक या एक से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एज पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमिक योजना इन एमपी, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड मार्जिन मनी असिस्टेंस? मुख्यमंत्री युवा उद्यमिक योजना के तहत एमपी में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट और मार्जिन मनी असिस्टेंस कितना होगा? देखिए आंसर, देखिए 1 करोड़ होगा मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट और मार्जिन मनी असिस्टेंस 12 लाख रुपीस होगा। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। नो पैनल इंटरेस्ट विल बी चेंज फॉर लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अप टू। पैनल इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन्स के लिए कितने अमाउंट तक? 10 लाख। ओके, ठीक, करेक्ट आंसर है 25,000 पर बोरोवर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग और फिर सेशन हम समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद से। इनकम्प्लीट चेक। ओके, सभी ने इसका आंसर लास्ट टाइम दिया ही था, मुझे लगता है सभी को आंसर पता है। राहुल सर ने कहा है सेक्शन 20 एनआई एक्ट इनकम्प्लीट चेक। ओके, तो करेक्ट आंसर है इनक्वाइट मींस इनकम्प्लीट ऑन विच डेट और पे और सिग्नेचर इज नॉट फिल्ड इन। ठीक, तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो यही समाप्त होता है। शुभ विचार मैं शायद देख नहीं पा रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहेंगे मैडम बस ठीक है अब समाप्त करिए सेशन को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़े रहने के लिए। देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, समझते हैं, लेकिन आप सभी की यही मेहनत है जो रंग लेकर आएगी। सर की काफी मेहनत रहती है आपके लिए, ये क्वेश्चंस बनाते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे सेशंस को इसी तरीके से लें और अपने सपनों को साकार करें, सिलेक्शन दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़े रहने के लिए। शुभ रात्रि और धन्यवाद। अदिति जी थैंक यू वेरी मच। लेसन्स लगा देते ना मैडम यूट्यूब पे? जी सर, मैं सर से एक बार कांटेक्ट करके, सर से बात करके बिल्कुल आपको बता दूंगी, या यूट्यूब पर आपको, वैसे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी इसकी। पीडीएफ मैडम, ये पूरे जनरल बैंकिंग का पीडीएफ क्वेश्चन आंसर का कहाँ मिल जाएगा मैडम? ये पूरा आपको ग्रुप्स पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी सर लिंक वगैरह। बाकी आप सर से एक बार बात कर सकते हैं। मटेरियल जो भी हम पढ़ाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, गुड नाइट श्रीदेवी जी, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। सर का सेशन रहेगा, लेट नाइट सेशन रहेगा, शायद 11 या 11 बजे के बाद, तो उसके लिए आपको सेपरेट लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।